hadn't presented himself as a clean-cut boy next door type. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और वो अपने शिकार को फंसाकर, मतलब लड़कियों को फंसाकर, अपने कार से एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनका बलात्कार करके हत्या कर देते थे। फिर उनके शव को अपने अपार्टमेंट में भी लाते थे और उस शव के साथ भी सब गंदे कार्य करते थे। और कभी कभी तो शव से सर को अलग कर देते थे और शेष पार्ट को अपने अपार्टमेंट में लाकर उसके साथ भी गलत कार्य करते थे। और ये कार्य तब तक करते थे जब तक कि शव सड़ न जाए या फिर उससे बदबू न आने लगे। आज तक आप लोगों ने जितने भी सीरियल किलर्स के नाम सुने हैं उन सब से अलग थे ये। ज्यादातर उनकी शिकार बीच मांग वाली, लंबे खुले बाल और भूरी आंखें वाली होती थी। तो आज की ट्रू स्टोरी होने वाली है सुसान कर्टिस द टेड बंडी विक्टिम। हालांकि इनके विक्टिम्स बहुत रहे हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ एक 15 साल की भोली भाली छोटी बच्ची सुसान कर्टिस के बारे में। 18 मई 1960 यूटा के बाउंटीफुल में सुसान कर्टिस का जन्म हुआ था और वहीं वो पली बड़ी थी, जिन्हें दोस्तों और परिवारों के बीच सुसु के नाम से जानी जाती थी। वह अपने 6 भाई बहनों में से अपने स्कूल में सबसे तेज थी और वे अपने हाई स्कूल में एक सम्मानित छात्रा माने जाते थे। और उन्हें एथलेटिक्स बहुत पसंद था, यानी खेलकूद में उनकी रुचि थी, इसलिए वे बेसबॉल, बास्केटबॉल और ट्रैक टीमों में भी भाग लेते थे। 1975 के गर्मियों के दौरान सू अपने वुड्स क्रॉस हाई स्कूल में दूसरे वर्ष में जाने वाली थी। हालांकि उनका घरेलू जीवन बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसलिए वो हमेशा घर से भागी रहती थी, यानी कि हमेशा वो घर से लापता रहती थी। लेकिन कई दिनों तक लापता होने के बाद भी वो हमेशा घर लौट आती थी। वह अपने मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित थी और कई बार अलग अलग सिचुएशन पे करने की कोशिश कर चुकी थी। एक समय के दौरान सू साउथ डेविस जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले विलियम बिल लोगो नामक पूर्व कोच, जो शारीरिक शिक्षा देते थे, फिजिकल एजुकेशन, उनके हाथों लगातार हरासमेंट का शिकार रही थी। सू के लापता होने से एक सप्ताह पहले सुसान और लोगो एक साथ भाग गए थे। सुसान को लोगों ने फिनिक्स ले गया और वहां के एक होटल में ठहराया था। और उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और ये पकड़े तब गए जब सुसान को गर्भावस्था का डर लगने लगा था। तो इसके बाद हुआ ये, गलती से सुसान के दोस्त के माता पिता को ये खबर भेज दिया गया था, जिससे कि सुसान का परेशानी का पता चल गया और जल्द ही उन्होंने पुलिस को खबर किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद लोगों को सुसान से दूर रहने को कहा गया था। लोगों को शुरू में बलात्कार का सबसे कड़ा आरोप लगाया गया था, लेकिन उसने अवैध यौन संबंध में कम गंभीर आरोप में दोषी ठहराया। तो जब ये सब मामले कोर्ट तक पहुंची तो जो लोगों के वकील थे उन्होंने इनसे कहा कि उसे अपने शिक्षक के रूप में इज्जत खोने, अपने स्कूल से भी बाहर निकाले जाने का और अपने दोस्तों के द्वारा भी त्याग दिए जाने का इसे सही सजा मिल चुकी है। एक बार परीक्षा की अनुमति दी जाए और देखा जाए कि ये कैसे व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। हालांकि जिला के न्यायालय के न्यायाधीश थॉर्नेल के स्वान ने कानून द्वारा अनुमत अधिकतम जेल का सजा सुनाने का फैसला किया। जुलाई 1975 सुसान के लापता होने के 1 महीने बाद इन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, जब सुसान अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। विल लोगों के हाथों जो दुर्व्यवहार उन्हें सहना पड़ा, उनके जीवन में यह बहुत ही दर्दनाक था। इसी कारण उनके व्यवहार संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी में भी समस्याएं बढ़ गई थी, जिसके वजह से ही उनको अपने परिवार के साथ रहने में भी दिक्कत होने लगी थी। और इसीलिए सू लापता होने से पहले गर्मियों के दौरान सू अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्त के घरों बिता रही थी। सुसान कर्टिस की बड़ी बहन बारबरा ने 24 जून 1975 को अपने परिवार के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे और उनके माता पिता भी सुसु को अपने घर वापस लाने की उम्मीद कर रहे थे। और अंत में उन्होंने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय लेटर डे सेंटस सम्मेलन के लिए पंजीकृत किया था। 26 जून 1975 को दोनों बहनें अपने एक मित्र लिनेट स्ट्रिंगर के साथ बाउंटीफुल से प्रोबो तक 50 मील की दूरी साइकिल से तय की थी। और रास्ते में वे उत्तरी साल्ट लेक सिटी में अचार्ड स्टेक बिल्डिंग में बाउंटीफुल के अचार्ड यूथ बार्ड के अन्य लोगों से भी मिली और उनके साथ वहां से रवाना हुई थी।
रास्ते में सू ने कई बार अपनी पेट की समस्याओं के बारे में बता रही थी। सू ने अपनी बहन को कहा, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तो वे लोग अगले दिन सुबह के 9 से 10 बजे के बीच वहां पहुंच गए थे। तो वहां पहुंचने के बाद सबको अलग अलग कमरे दिए गए थे ठहरने के लिए। सू सभी महिला छात्रावास में दूसरे मंजिल के कमरे में रह रही थी। वह मेन रूप से हेलमेन हॉल में, मेरिल हॉल में लिनेट के साथ एक कमरा साझा करने जा रही थी, जबकि उसकी बहन पास के कमरा संख्या 2118 में रह रही थी। सम्मेलन के पहले दिन शाम को एक औपचारिक भोज की व्यवस्था की गई थी, जो विल्किंसन छात्र केंद्र में आयोजित किया गया था। तो वहां खाना खाने के बाद सू को चिंता होने लगी थी कि उनके दांत में जो ब्रेसेस लगे थे, यानी कि दांत को जो अंदर करने के लिए पिन लगाया जाता है, उनमें भोजन न फंस जाए, ऐसा उन्हें चिंता होने लगी थी। इसलिए सू ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने कमरे वापस जा रही हूँ, पैदल ही जाऊंगी ताकि अपने दांतों को ब्रश कर सकूं। हालांकि यहाँ पे पैदल जाने का मतलब ये हुआ है कि शायद उन्हें अंदर से कुछ टेंशन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जिसके वजह से वो पैदल ही जाने को, और उन्होंने अपनी एक दोस्त से कहा, मैं कुछ मिनटों में ही वापस आ जाऊंगी। और यह शाम के करीब 7 बजे थे और यही टाइम है जब सू को आखिरी बार देखा गया था। लोगों का कहना है कि वहाँ से उनके कमरे तक पैदल जाने में 13 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन 13 मिनट के बाद जब देखा कि नहीं देखने को मिली, तब उनकी बड़ी बहन बारबरा सू के तलाश में निकल पड़ी थी। जब सू के कमरे में वो पहुँचे तब देखे कि सू के ब्रश जो है अभी भी सूखा था, मतलब कि उन्हें चिंता होने लगी कि अभी वो रूम पर वापस नहीं आई है, तो गई कहाँ। पहले उन्हें ऐसा लगा कि सू खो गई है, क्योंकि ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के परिसर से वो परिचित नहीं थी, इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि शायद वो खो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बारबरा ने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी पुलिस को सू की गुमशुदगी की सूचना दी। प्रोबो पुलिस, यूटा हाईवे पेट्रोल और ओरेम पुलिस विभाग सहित सभी अन्य एजेंसियों को सूचित कर दिया था। अधिकारी जल्द ही परिसर में पहुंचे और प्रारंभिक जांच में सबसे पहले उनके कमरे की तलाशी की। उसके सारे कपड़े और निजी सामान सब के सब पीछे छूट गए, यानी कि सब उनके रूम में ही थे, जिसमें ड्रेसर पर एक ज्वेलरी बॉक्स में $21 भी शामिल थे। अलमारी में एक जोड़ी जींस और कुछ अन्य कपड़े भी थे, जिसे मोड़कर लटका दिए गए थे, और साथ में उनके कई जोड़े जूते भी थे। एक अंगूठी और पेंडेंट भी मिला, जिसे सू कभी नहीं छोड़ती थी। परिसर की तलाशी में सुसान का कोई सुराग नहीं मिला। सू जब सम्मेलन से वापस अपने कमरे जा रही थी, तब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि उन्हें देखा होगा। लापता होने के समय सू को 5 फीट 7 इंच लंबा और 120 पाउंड वजन, मतलब कि अप्रॉक्स 54 से 55 केजी वजन बताया गया था, और उनके भूरी आंखें और भूरे लंबे बाल बताए गए थे, जो कि उसने लंबे और बीच से अलग करके रखे थे। उनके कान भी छिदे हुए थे और पिछले महीने ही उन्हें ब्रेसेस लगाए गए थे। उन्हें आखिरी बार एक फुल लेंथ पीले रंग का इवनिंग गाउन और हाई हील्स में देखा गया था, जिसे पहनकर उन्हें लंबी दूरी तक चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। पुलिस विभागों को यही सब बताया गया था उनके बारे में, उन्हें खोजने के लिए। अब देखो, सबको पता था कि सू जो है अक्सर घर से भागी रहती है। पुलिस को जब ये सब पता चला तो पुलिस भी है जो कि इस बात का सीरियसली नहीं लिया और जांच पड़ताल स्टार्टिंग में नहीं किया, और इसी के कारण न्यूज़पेपर वाले भी न्यूज में इन्हें ज्यादा कवर नहीं किया। जांच करने की काम को BYU कैंपस और प्रोबो पुलिस विभाग को सौंप दिया गया था। सुसान लापता होने से पहले एक सामाजिक परामर्शदाता से मिल रही थी, जिनके पास सामाजिक ज्ञान होते हैं, उनसे वो मिल रही थी और उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताई थी। तो सुसान के लापता होने के बाद उनके माता पिता को ये बताया कि उन्हें आत्मघाती प्रवृत्तियाँ के बारे में चिंता थी। लोगों के हाथ जो दुर्व्यवहार सहना पड़ा था, ये सबसे ज़्यादा उन्हें चिंता थी। कर्टिस परिवार ने अपने बेटी के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और जल्द ही एक इंसान पुलिस के शक के घेरे में आ गया। अब यहीं से शुरू होता है सुसान कर्टिस और टेड बंडी की मेन स्टोरी। सुसान कर्टिस के लापता होने के समय के आसपास ही यूटा में और भी लड़कियां गायब हो गई। लापता महिलाओं का यह सिलसिला
तब शुरू हुआ जब 2 अक्टूबर 1974 को नैन्सी विलकॉक्स गायब हो गई और उसी महीने मेलिसा स्मिथ और लॉरा एम भी भाग गई थी। अब आपको एक नाम और याद रखने की ज़रूरत है, कैरोल डोरांच, जो कि ये ऐसी लड़की थी जो कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथों अपहरण से बचाई गई थी जो पुलिस अधिकारी का वेश धारण करके इसका अपहरण किया था, लेकिन उनके हाथों ये बच गई थी। ये नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रखिए ताकि आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब आपको पता चल जाएगा। और उसी दिन बाद एक अन्य महिला डेबी केंट भी लापता हो गई। डेबी केंट के लापता होने के बाद इडाहो और कोलोराडो से अन्य महिला के लापता होने की सूचना मिली थी और कैरीन कैम्पबेल एक लड़की थी जिनका पीड़ित शव कई हफ्तों बाद मिली थी और पुलिस को शक होने लगा कि ये जो अपराध है सभी एक ही अपराधी का काम किया हुआ है, ऐसा उन्हें शक होने लगा था। सू कर्टिस यूटा से लापता होने वाली छठी युवती थी। अगस्त 1975 में मामले में एक मोड़ तब आता है जब एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिस पे लोगों को शक हुआ। 16 अगस्त 1975 की शाम को यूटा हाईवे पेट्रोल बॉब हेवर्ड ने एक तेज रफ्तार जा रहे ड्राइवर को रोका जो एक अपरिचित टैन बॉक्स वैगन बीटल कार में बिना हेडलाइट के दिखाई दे रहा था। जब ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था तो अधिकारी ने उसका पीछा तब तक किया जब तक कि कार एक पेट्रोल स्टेशन पर न रुक गई और उस कार के जो ड्राइवर थे कोई और नहीं, टेड बंडी ही थे। अब अधिकारी ने उनसे कुछ पूछताछ किया तो टेड बंडी ने बताया कि मैं उपखंड में खो गया था और मैं घर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रास्ता भटक गया था। और उसी मौके पर और भी अधिकारी जब पहुंचे तो अधिकारी ने उनके कार की तलाशी ली। उनके बॉक्स वैगन बीटल कार के ट्रंक में क्या क्या निकले मैं आपको फुटेज के साथ में बताने वाला हूँ। इनमें एक क्रॉवर था, एक टॉर्च, दस्ताने, रस्सी, एक स्की मास्क, कपड़े की पट्टियाँ, बड़े हरे प्लास्टिक बैग, एक पेचकस, तार, एक पैंटी होज मास्क और एक जोड़ी हथकड़ी शामिल थी। जब बंडी से पूछा गया कि उनके पास ऐसे अजीब और गरीब चीज़ें क्यों हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक कानून छात्र हूं और मैं अपराधियों को गिरफ्तार करने का तरीका सीख रहा हूं। जब अधिकारियों को शक हुआ कि चोर के औजार हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि जासूस लोग जो थे टेड बंडी को कैरोल डोरांच के अपहरण के प्रयास से जोड़ना शुरू कर दिया था। उनके पास एक ऐसा सबूत था जो कि बंडी को अपराध से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जब जांचकर्ताओं ने उनकी कार में मिली हथकड़ी की जांच की तो पता चला कि वे उसी ब्रांड की थी जो भागने के दौरान कैरोल डोरांच के कलाई पे मिली थी और इसी तरह टेड बंडी की में पाया गया क्रॉवर भी वही था जिसका इस्तेमाल नवंबर 1975 में कैरोल डोरांच को धमकाने के लिए किया गया था। और इसी प्रकार एक सबूत और सामने आया, बंडी की भी वही कार थी जिसका इस्तेमाल कैरोल डोरांच के अपहरणकर्ता ने किया था। अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि वो जल्द ही अपराधी को पकड़ लेंगे और अगर उन्हें बंडी पे आरोप लगाना था तो उन्हें और भी सबूतों की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने यूटा के अपार्टमेंट की तलाशी ली। अपार्टमेंट में नक्शे और ब्रोशर पाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके पास नक्शे थे वही इलाके की कई महिलाएं गायब हुई थी। अपहरण के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए बंडी की बासी गठन में जासूसों के द्वारा कई युवतियों के लापता होने के मामले में भी जांच किया जा रहा था। जब बंडी ने अपने बॉक्स वैगन बीटल कार को बेच दिया था तब पुलिस ने उनके खरीदार को भी ढूंढ निकाला और कार को जब्त कर लिया था ताकि वे लोग गहन फोरेंसिक जांच कर सके। टेड बंडी ने अपने कार को सेल करने से पहले अच्छी तरीके से साफ करके सेल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जांचकर्ताओं को उसमें कई बाल मिले जिनकी जांच की जाने पर वे बाल कैरीन कैम्पबेल की मिली। डोरांच द्वारा लाइनअप से चुने जाने के बाद बंडी पर उसके अपहरण का आरोप लगाया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। दोषी पाए जाने पे उन्हें 1 से 15 साल की सजा सुनाई गई।
कोर्ट हाउस में बंडी ने एक साहसी भागने की योजना बनाई थी, लेकिन कई दिनों के बाद उन्हें पकड़ लिया गया था। ग्लेनवुड्स स्प्रिंग्स वापस ले जाने पर उन्होंने दोबारा प्रयास किया और इस बार भागने में सफल रहा। वह भागकर फ्लोरिडा चले गए और वहां एक छद्म नाम से और न पकड़े जाने का प्रयास किया। जनवरी 1978 में ची ओमेगा सेरोरिटा हाउस में 2 छात्रों की हत्या कर दी गई और अन्य 2 छात्रों को कुछ घुसपैठियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद बंडी को FBI के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर दिया गया और वह ची ओमेगा में हुए हत्याकांडों में मुख्य संदिग्ध बन गया। फरवरी में 12 वर्षीय किमरिन लिच की हत्या कर दी गई और उसके 4 दिन बाद टेड बंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। ची ओमेगा में हुए हत्या और किमरिन लिच की हत्या का आरोप लगाया गया। बंडी को इन अपराधों के लिए 2 अलग अलग मुकदमों में मौत की सजा सुनाई गई और उसे फ्लोरिडा की रायफोर्ड जेल में मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा के दौरान टेड बंडी ने लगातार अपने बेगुनाही का दावा किए, जबकि इस बात के पुख्यात सबूत थे कि वे एक सीरियल थे और वाशिंगटन, यूटा, इडाहो, कोलोराडो और फ्लोरिडा के कई युवतियों की के लिए जिम्मेदार थे। कुछ जासूसों को संदेह था कि वह 100 से ज्यादा हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अपनी फांसी की तारीख को कई बार टाले और फिर से निर्धारित किया। जब 24 जनवरी 1989 को फांसी की तारीख की पुष्टि की गई तो बंडी के पास समय कम होता जा रहा था। उन आखिरी घंटों में बंडी ने अपनी फांसी को रोकने के लिए एक हताश प्रयास में कबूल करने का फैसला किया। उनको उम्मीद था कि अनसुलझे के विवरण बताने पर ऐसा करने से उनका जीवन लंबा हो सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। टेड बंडी को अपने फांसी के लिए 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ था। तब उन्होंने फ्लोरिडा राज्य के जेल अधीक्षक थॉमस बार्टन के सामने कबूल किया कि उसने ही सुसान कर्टिस की हत्या की है, जो 1975 में उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी अंतिम पुष्टि की गई शिकार थी। अन्य महिलाएं उसके बाद लापता हो गई, जिनके नाम सेंड्रा वीवर, नैन्सी पेरी वियर्ड, सेली रॉबर्टसन और डेबी स्मिथ थे। हालांकि बंडी ने कभी भी इन अपराधों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुसान कर्टिस के हत्या के बारे में लास्ट में उन्होंने टाइम पे स्वीकार किया था। टेड बंडी अपने शिकारों को अपहरण करने के लिए अपने हाथ या पैर में प्लास्टर कास्ट का इस्तेमाल करते थे ताकि वे विकलांग और हानि रहित दिखे। इसके बाद वह एक अनजान छात्रा से मदद मांगते थे जो उनकी किताबों को 10 वॉक्सवैगन बीटल कार में ले जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे और वह वहां हथकड़ी लगाने या उन्हें अंदर रखने से पहले छिपे हुए क्रॉबर से सर पे पार करके उन्हें बेहोश कर देते थे। उसके बाद टेड बंडी अपने बेहोश शिकार को एक सुनसान इलाके में ले जा करके उनका बलात्कार करके हत्या देते थे। उसके बाद उनके शव के साथ नेक्रो में लिप्त हो जाते थे। उन्होंने कई बार पीड़ित अवशेषों के साथ ऐसा किया और ये तब तक करते थे जब तक कि सड़न उन्हें कुछ भी आगे करने से रोक न दे। कुछ मामलों में तो के सर को अलग कर देते थे और वापस उन्हें अपार्टमेंट में ले जाकर उनके साथ भी गलत कार्य करते थे। और यह संभव हो सकता है कि बंडी ने सुसान कर्टिस के अपहरण के बाद यह कृत्य किया हो। जब टेड बंडी से सुसान कर्टिस के ठिकाने के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि उसके शव को प्राइस से 5 से 10 मील दक्षिण में ग्रीन रिवर से ठीक पहले फेंक दिया और उन्होंने एक साइड रोड पर बाएं मुड़ लिया और लगभग 1/4 मील के बाद फिर से बाएं मुड़ गया। उसने कहा कि फिर उसने उस कच्ची सड़क पर लगभग 200 गज की दूरी तय की और उसके बाद उसके अवशेषों को लगभग 50 गज दूर बाएं तरफ फेंक दिया। उसी कबूलनामे के दौरान बंडी ने कोलोराडो में डेनिस और नैन्सी विलकॉक्स और डेब केंट और मेलिसा स्मिथ और लॉरा एम, उन्होंने पहले कुछ पीड़ितों के सिर काटकर उन्हें अपने यूटा अपार्टमेंट में रखने की भी बात कबूल की थी। टेड बंडी की फांसी के बाद कर्टिस परिवार को बाकी अमेरिकियों की तरह पता चला कि उनकी बेटी भी एक सीरियल किलर का शिकार थी। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्हें आखिरकार इस बात का जवाब मिल गया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, लेकिन उनके अवशेषों के स्थान के बिना वे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि बंडी ने जैसा कि बताया था कि उनका अवशेष कहाँ है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और इसी कारण यह एक अनसुलझे हिस्से के रूप में अभी तक
बना हुआ है।